बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन सेनेट मोहतरम, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़रा इकराम, अराकील पार्लियामेंट, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, अज़ीज़ान वतन और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। आप सबको 74वां यौम आज़ादी मुबारक हो। 23 मार्च वो दिन था 1940 में जब हिंदुस्तान में मुसलमानों ने एक इरादा किया और करारदाद मकासद पास की। वो एक ख्वाब था और उसका मकसद, उसकी तकमील जो थी वो 14 अगस्त 1947 को वो पूरा हुआ। मुल्क बनाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बड़ी जद्दोजहद के बाद और सदियों के बाद आज़ादी मिले, मगर उसके बाद एक नई जद्दोजहद शुरू हुई और उस नई जद्दोजहद के अंदर तकमील पाकिस्तान की अल्लामा इक़बाल और कायद आज़म के ख्वाबों के मुताबिक और मुस्लिम उम्मा की अक्कासी करते हुए हुज़ूर अकरम मेरे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरोकारी के अंदर इंसाफ का एक वतन बनना था और बन रहा है और कोशिश हमारी जारी है। तो 14 अगस्त 2020 में मैं उस बात की अक्कासी, इस बात को वहाँ से उठाना चाहता हूँ जिस सूरत की अभी तिलावत हुई, जिसके अंदर अल्लाह ताला अपने नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि जाओ और खुशखबरी दो उन लोगों को जिन्होंने आज़माइशों के अंदर भी अल्लाह को याद रखा और अल्लाह उनको नवाजेगा। तो आज मैं ये बात आपसे करना चाहता हूँ, खुशखबरी की बात। मैंने बहुत ज़माना और बहुत दौर देखा जिसके अंदर हम अपने आप को कभी किसी चीज़ पर और कभी किसी चीज़ पर मलामत ही करते रहे, मगर वो खुशखबरी क्या है, उसकी बुनियाद क्या है। जब वो बच्चा पाकिस्तान का 74 साल पहले पैदा हुआ तो ये तो अब उसकी जवानी आई है, उसने सीखा, उसने ठोकरें खाई, कहीं आजमाइशों से गुज़रा, अल्लाह का शाकिर रहा। तो इस 74 साल में माजी करीब के 3 खुशियों की बात आपसे करना चाहता हूँ, आजमाइशों की बात करना चाहता हूँ जिसमें से आप गुज़रे, और फिर पिछले साल की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसमें से आप गुज़रे। तो पिछले 74 साल में बहुत सारी मुश्किलात तो थीं, मगर एक चीज़ के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल की और मैं मुसल्लह अफवाज का और उन पाकिस्तानियों का जिन्होंने इसके अंदर कुर्बानियाँ दी उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो है दहशतगर्दी का मुकाबला। दुनिया की किसी कौम ने इस अंदाज से मुकाबला नहीं किया दहशतगर्दी का जितना पाकिस्तान ने, और जिस अंदाज से किया और जिस कामयाबी से किया। इस मामले में आपने दुनिया को सिखाया कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे होता है। और आप फिर अपने मगरिब में देखें कि बहुत सारे मुल्क और बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे ममालिक इसका मुकाबला कर नहीं सके और परेशान रहे। दूसरे, ये पहली बात मैं आपको कह रहा हूँ जो आपने सीखी। दूसरे, आपने 35 लाख अफ़गान महाजरीन को अपने यहाँ पनाह दी, और मुझे आज तक ये बात याद नहीं कि किसी सियासतदान ने, किसी ने कहीं ये कहा हो, इस बात के ख़िलाफ़ कोई बात की हो। और वो मुस्लिम उम्मा के हवाले से हमारे भाई हैं और हमने दिल खोल कर उनको वेलकम किया, और आज भी 27 लाख मौजूद हैं। इसका ज़रा सा मुवाजना कीजिए आजकल मगरबी ममालिक के अंदर जहाँ महाजरीन को 100 महाजरीन को भी पनाह देने के लिए तैयार नहीं है, गर्क होने देते हैं समंदरों के अंदर, मगर पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। ये आपकी जीत है, यह आपके किरदार की नफासत है। ये वो किरदार है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मुस्लिम उम्मा को समझाया। ये आपकी दूसरी जीत थी। तीसरी जीत आपकी ये थी, पिछले 74 साल की बात कर रहा हूँ। तीसरी जीत आपकी ये थी कि आपने अपने अंदर से इंतहा पसंदी को ख़त्म किया। आपने जोड़ा, आपने कौमों को जोड़ा, और कौमों को जोड़ना उस इत्तेहाद की तलाश थी जो इत्तेहाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौम से कहा था, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान। तो आपने अपने यहाँ इंतहा पसंदी
ख़त्म की। और इसका नतीजा आपने देखा पिछले साल जब भारत के साथ भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो आपने नतीजा देखा कि इन तीनों वजूहात की बुनियाद पर, और इमरान खान साहब ने जो अमन के एतबार से पैगाम दिया था भारत को, इन तीनों बातों के साथ जो आपने सीखा, सारा पाकिस्तान अमन चाहता था, प्राइम मिनिस्टर ने अमन का पैगाम दिया, सारा मीडिया अमन चाहता था, लिहाजा और बाउंड्री के दूसरी तरफ हमारे मशरिक़ के अंदर सारा मीडिया, सारे लोग, सारे सियासतदान जंग की बात करते थे। तो लिहाजा कौम ने सीख लिया। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये खुशखबरियाँ हैं कि आपने सीखा क्या, किन आजमाइशों से गुजरे। अब आते हैं पिछले 2 साल और पिछले साल ख़ास तौर पर कौम ने अदलिया समेत, सारी कौम ने हुकूमत समेत, पार्लियामेंट समेत एक करप्शन के ख़िलाफ़ भी एक अलम बुलंद किया। इसमें कंट्रोवर्सीज़ हो सकती हैं, मगर एक नीयत का इजहार कौम ने कर लिया, जिसकी अक्कासी लीडरान पार्लियामेंट ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े ज़ोर और शोर के साथ की। ये आपकी जुस्तजू जारी रहेगी। मगर जीत क्या हुई? ये कोरोना वायरस का मिसाल के तौर पर हमला हुआ पाकिस्तान पर और दुनिया भर में। इसमें दुनिया लॉकडाउन की तरफ गई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने और एनसीओसी की मदद से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फ़ैसला किया कि हम वो लॉकडाउन नहीं कर सकते अपनी कौम की फ़िक्र करते हुए, अपने गरीबों की फ़िक्र करते हुए, जिससे माश का बहुत सख्त नुकसान हो और भूख में लोगों की जानें जाएं। अच्छा, ये डेटा बेस्ड बात नहीं थी, ये थी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और उस दर्द रखने के मुताबिक कि जो अवाम का सरबराहों के दिल में होना चाहिए। और मैं ये डेटा के ऊपर और अज़म के ऊपर एक बात करना चाहता हूँ कि तारिक बिन ज़ियाद की मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि तारिक बिन ज़ियाद जब स्पेन के अंदलुस पहुँचे और स्पेन में पहुँचे तो उन्होंने अपनी किश्तियाँ जलाईं। सारा डेटा, सारी स्ट्रैटेजी इस बात की डिक्टेशन करती थी कि भाई किश्तियाँ होनी चाहिए, अगर जंग हार गए तो भाग पीछे चले जाएंगे। मगर ये एक विजन और अज़म होता है, एक इस बात का इजहार होता है लोगों के साथ कि नहीं, मुश्किल तरीक़ा है, मुश्किल रास्ता है, मगर अपनी कौम के लिए और अपने लोगों के लिए यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ये रास्ता आपकी लीडरशिप ने अपनाया। मैं इमरान खान साहब को इस बात पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उस स्मार्ट लॉकडाउन के साथ साथ दूसरा काम आपने क्या किया, और मेरी गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर साहब के इस हवाले से रही। दूसरा काम आपने ये किया कि जब मसाजिदें सारी दुनिया के अंदर बंद हो रही थीं, लॉकडाउन में जा रही थीं, तो हमने फ़ैसला ये किया कि मुसलमान एक डिसिप्लिन कौम है, वज़ू करके नमाज़ पढ़ने 5 वक्त मस्जिद में जाता है। इस डिसिप्लिन कौम को ही हिम्मत दिलाएं कि तुम खुद अपने ऊपर ये डिसिप्लिन सोशल डिस्टेंसिंग का, तहारत का, सफाई का और कोरोना वायरस के मुकाबले के एतबार से अपनी तरावियाँ भी जारी रखो। आपका मुल्क दोबारा दुनिया में पहला मुल्क था जहाँ पर ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपने अपनी तरावियाँ वगैरह और इबादतें जारी रखीं। और देखो, अल्लाह से ताल्लुक़ रखा हमने। जब अल्लाह से हमने ताल्लुक़ रखा तो हमारी जो कोशिशें थी स्मार्ट लॉकडाउन की, विच वॉज अ रिस्की सिचुएशन, उसमें अल्लाह ताला ने बरकत डाली। दूसरी ये इसके अंदर आपने अपने इस्तेहकाम के हवाले से और अपने नज़म के एतबार से आपने अपना वज़न डाला। उलमा, मीडिया ने मुसलसल ये तलक़ीन करते रहे, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि SOPs अख्तियार करो, और अभी भी ज़रूरी हैं। आपने देखा, आप सब लोग यहाँ मास्क पहन कर आए हैं। अभी भी कोरोना वायरस का पूरा मुकाबला हम नहीं कर सके हैं, इंशाअल्लाह कर लेंगे। जो हमने सीखा, जो डिसिप्लिन पैदा किया, उसकी बुनियाद पर कर लेंगे। मुहर्रमुल हराम भी आ रहा है और उसके अंदर, उस महीने के अंदर भी इंशाअल्लाह अपनी एहतियातें जारी रखेंगे। मैं इसके साथ साथ डॉक्टर्स का पहले उन लोगों के साथ भी ताज़ियत कर लूँ जिनके लवाहिकीन इसके अंदर फौत हुए, और उन डॉक्टर्स, नर्सेस का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इसके अंदर बड़ी मेहनत की। मगर ये जीत किस तरह से, ये तो आपने किया ना, मगर आप दूसरी कौमों को देखें। जब हमने SOPs मसाजिद के हवाले से बात तय की तो सब लोग, क्रिटिकल लोग जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये कौम अनडिसिप्लिन्ड है, ये कौम अनपढ़ है, ये नहीं कर सकती। तुम देखना यूरोप में और मगरिब के अंदर किस तरह से डिसिप्लिन होगा। और आपको ताज्जुब होगा
कि आपने ये देखा कि वहाँ के बीचेस के अंदर वहाँ कैसे लोगों ने मुजाहरा किया और पाकिस्तान के अंदर क्या मुजाहरा किया। वी वर सर्टनली बेटर। ये कौम का अखलाक और कौम का तंजीम के एतबार से एक कन्विक्शन बेहतर हुआ। फिर क्या हुआ इसी के अंदर, मैं समझता हूँ कि दूसरे पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बात नहीं हुई। दूसरे ममालिक ने यह कहा कि हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए। तो मैं जो आपके सामने खुशखबरियों की एक लंबी कतार और चीज़ें बयान कर रहा हूँ वो इसी नियत से कर रहा हूँ कि ये बच्चा जैसे जवान हो रहा है तो बच्चों को और बड़ों को और अपनी औलाद को जिस तरह से मैं तरबियत करने की कोशिश करता रहा हूँ वो हिम्मत दिलाते हैं। ये कहते हैं कि बेटा तुम कर सकते हो, बेटी तुम कर सकती हो, तुम में ताकत है, ना कि ये कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम तो ये हो, तुमने तो ये गलतियाँ की। तो लिहाजा इस 14 अगस्त को मैं वो खुशखबरियाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुन्नत नबवी पर अमल करने की कोशिश ही कर सकता हूँ कि मुसलमान कौम और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की कौम जो है वो उठ कर जो खड़ी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, द टिपिंग पॉइंट, और मैं बड़ा मुतमईन हूँ इस बात से कि ये है टिपिंग पॉइंट, कौम बदल रही है। उसकी एक मिसाल आपके सामने रखी। दूसरा बड़ी मिसाल जो जीत इस साल की है उसके अंदर एक एहसास प्रोग्राम देखें। आइन का एक माहिदा है सारे पाकिस्तानियों के साथ कि उनकी आइन ने एक सोशल और एक समाजी पैक्ट है आइन का, स्टेट का, अवाम के साथ, और उसके अंदर है ये फ़िक्र करना गरीब की, उसके हाथ पकड़कर उसके साथ चलना। आपने एहसास प्रोग्राम आपके मुल्क में हुआ जिसके अंदर 1,69,00,000 लोगों तक ये रकम एहसास की पहुंची मुश्किल वक्त में। अच्छा, मुश्किल वक्त ही वो वक्त होता है जिसके अंदर आपका रिश्तेदार अगर बीमार हो, परेशान हो, आप मदद करते हैं तो वो बॉन्डिंग होती है, वो आपकी मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। तो स्टेट ने अवाम के साथ एक बहुत बड़ी बॉन्डिंग की है, ये मोहब्बतें बन, ये कौम मुत्तहद हुई है इस बुनियाद के ऊपर। और 1,69,00,000 लोगों तक ये एहसास प्रोग्राम जो बहुत ट्रांसपेरेंट, जिस पर बहुत किसी ने उंगली नहीं उठाई, जिसके मुताल्लिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोदी साहब को कहा कि हमसे एक बात अगर हम तुम्हारे शेयर कर सकते हैं तो ये ले लो। ये बहुत अच्छा हमने तरीक़ेकार अख्तियार किया। वहाँ पर और यहाँ पर कितना फ़र्क था। लॉकडाउन हुआ भारत में और करोड़ों लोगों को कह दिया गया कि तुम पैदल जाओ, 1000 मील दूर तुम्हारा घर है, हमें कोई फिक्र नहीं, तुम जाओ, पैदल जाओ। मगर ये कि ये लॉकडाउन तो होगा। ये एलिटिस्ट लॉकडाउन की कैफियत थी जिसके अंदर गरीब बड़ी मुश्किलात से गुजरा। यहाँ हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया और हमने गरीब की फ़िक्र करते हुए एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उनके साथ मोहब्बतों का रिश्ता बड़ा किया। अगर 1,69,00,000 ख़ानदान तक एहसास के रकम पहुँची, ये उन्हीं की अमानत थी, एहसास की अगर रकम पहुँची तो इसका मतलब कि 7-8 करोड़ अफराद तक ये बात ज़रूर गई, क्योंकि हर ख़ानदान में, हर घर के अंदर 5-6 अफराद तो होंगे जो इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। एक घर में 2 रकूमत नहीं पहुँची। फिर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि कौमें अगर गुर्बत से निकलती हैं तो 2 वजूहात से निकलती हैं ख़ास तौर पर, एक तालीम और दूसरे सेहत। सेहत के हवाले से आपने देखा कि इतनी तैयारी की आपकी कौम ने, इतनी तैयारी की आपकी हुकूमतों ने कि जो चीज़ आपने हस्पताल बनाए, बेड्स बनाए, मेरे ख़्याल से किसी जगह भी 60 या 70% से ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं हुए। तो तैयारी आपकी ज़्यादा थी। क्रेडिट टू योर ऑर्गेनाइजेशन के आपने ये काम किया। तालीम के ऊपर मैं आना चाहता हूँ कि कोविड ने मजबूर किया और बड़ी तेज़ी से हमारी तालीम की मिनिस्ट्री ने इस पर, शफ़क़त महमूद साहब इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और ये बात टीवी के ज़रिए बच्चों के घरों तक तालीम पहुंची और आईटी का सिस्टम भी इसी के लिए बेहतर किया गया। मगर तालीम की जब मैं बात करूं तो सबसे बड़ा अच्छा रास्ता जो मुझे नज़र आता है वो यकसा तालीमी निसाब के हवाले से तैयारी की है। इसमें क्या होता है, इसमें सारी कौम एक अच्छे अंदाज से इकट्ठा एक सोच के एतबार से आगे बढ़ेगी और कंट्रोवर्सीज़ कम होकर सबका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा। ये कम स्टैंडर्ड एक करने का मतलब ये नहीं होता कि कम किया जाए, सबका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा। यकसा तालीमी निसाब एक पाकिस्तानियत और एक मुसलमान को अच्छा इल्म देगी। इसके साथ साथ 50,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स दी गई, 50,000 हायर एजुकेशन के लिए, यानी सरप्लस थी स्कॉलरशिप्स। और इसके बरक्स
पहले देखिए ना, आप तो सीखते हुए आ रहे हैं ना, तो पिछले तकरीबन 17 सालों में कुल 28,000 स्कॉलरशिप्स दी गई थी, ये 50,000। तो जो आपकी कौम तरक्की करेगी, मजबूत होगी, गुर्बत से निकलेगी, उसकी 2 वजूहात होंगी। सेहत का ख्याल रखा जाए, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से, कौम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने सेहत का किस अंदाज से ख्याल किया और जो पैगाम पहुँचा उसके ऊपर अमल किया, और उसी तरह से तालीम के ऊपर। फिर मैं अब बात करना चाहता हूँ मईशत पर, आपकी जीत गिनाना चाहता हूँ, वो खुशखबरियाँ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ जो पिछले साल आपने हासिल की डिस्पाइट कोविड के बावजूद की। यानी दुनिया के अंदर ये सारी चीज़ों ने बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें की, -20% GDP, -15% GDP, और आपके यहाँ क्या तब्दीलियाँ आई। करंट अकाउंट का खसारा 20 अरब से आप 3 अरब पर लेकर आए। ज़र मुबादला के ज़खायर 8.5 अरब से 12.5 अरब हुए। महसूलात टैक्स के एतबार से डिस्पाइट कोविड के बावजूद, मईशत की कमज़ोरी जो हुई कोविड की वजह से, उसके बावजूद आपने 300 अरब आपका महसूलात और टैक्स बढ़ गए। एक नया कंस्ट्रक्शन और तामीराती पैकेज आया जो मैं समझता हूँ इकॉनमी को बड़ी तेज़ी से रिवाइव करेगा। और इसकी अक्कासी कहाँ हुई? इसकी अक्कासी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हुई। जो मुस्तकबिल के एतबार से उम्मीद लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान के इंडिकेटर्स अच्छे हैं। यह आप पाकिस्तानियों ने देखा, बाहर वाला तो बाद में इन्वेस्ट करेगा। ये पाकिस्तानियों को अपनी कौम के ऊपर, अपने मुल्क और अपनी मईशत पर जब भरोसा होगा तो फिर वो दिखाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए उसने 40,000 का हदफ पूरा किया, जबकि दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस नीचे गईं, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई। माशाल्लाह, मोदी ने 20 स्टेबल रैंकिंग दी। अच्छा, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पिछले साल की आपकी जीत थी कि आपने 28 से जंप किया। सीमेंट की प्रोडक्शन बढ़ गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मईशत एक क्लाइंब की तरफ जा रही है, बढ़ने की तरफ जा रही है, और ये कोविड के बावजूद है। ये बहुत बड़ी जीत है, आपकी मुबारकबाद की मुस्तहिक है ये कौम। अब मैं आना चाहता हूँ कश्मीर के ऊपर। 5 अगस्त यौम इस्तिसाल के तौर पर मनाया। 5 अगस्त 2019 को में हिंदुस्तान ने, भारत ने आर्टिकल 370 को रद्द किया। वो उन्हीं के आइन का आर्टिकल था, वो गारंटीज़ देता था हमें उस आर्टिकल से। अब भी हम ये कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, इंडिया के आर्टिकल में भी नहीं होना चाहिए था। मगर उसके साथ साथ वहाँ मज़ालिम बढ़े। हिंदुस्तान ने अपनी नई तारीख़ रकम करने की कोशिश की है, पुरानी तारीख़ को मिटाकर नए औराक उसमें डालना चाहते हैं, झूठ सच के साथ। और नतीजा ये है कि माइनॉरिटीज़ के हवाले से उनका जो सिटीज़नशिप एक्ट है वो, और रजिस्ट्रेशन एक्ट आसाम का, इसने वो बात शुरू की जिसके अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ, बजाय आपके मुल्क ने क्या किया, आपने मुल्क ने यूनाइट किया और यूनाइट करने की कोशिश की। और इधर क्या हो रहा है? इधर डिसयूनिटी फैल रही है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम चाहते हैं वहाँ स्टेबिलिटी हो, हम चाहते हैं वहाँ अमन हो, मगर जब वो खुद अपने आप माचिस डालते रहेंगे और तेल छिड़कते रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं सवाए इसके कि हम परेशान होते रहें कि हमारे नेबरहुड के अंदर अगर ये काम होगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि कश्मीर का मामला, हक़ खुद इरादियत का मामला, सलामती कौंसिल के अंदर पिछले साल के अंदर 4 या 5 मरतबा उसके ऊपर बहस हुई। तो पिछले 55 साल के बाद ये बहुत बड़ी कामयाबी है, आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है। माशाल्लाह, जिस तरह से पाकिस्तान की अक्कासी की गई दुनिया के अंदर, वो लगता ऐसा है और इंशाअल्लाह होगा कि पाकिस्तान अपनी मईशत बेहतर करता जाए तो मुस्लिम उम्मा की क़यादत जो है वो पाकिस्तानी लीडरशिप के हाथ में लगता है कि अगर इसी रास्ते पर हम चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आएगी। मैं समझता हूँ कि इस मामले के अंदर पाकिस्तान इकट्ठा है, कोई अपोजिशन, कोई गवर्नमेंट, कभी कोई इसमें इख्तलाफ नहीं हुआ। कश्मीर के मामले में हम कश्मीरी भाइयों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते, हम उनका मुकदमा लड़ते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप को खुद कहा है कि ही इज़ द एम्बेसडर ऑफ कश्मीर टू द वर्ल्ड, और वो इस बात में जारी रखेंगे। मैं इसके साथ साथ उन ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिलखुसूस चाइना और तुर्की और मलेशिया
सऊदी अरब और OIC ने भी इसके ऊपर रेजिस्टेंस शो किया, तो उन ममालिक का और उन इदारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी और सेक्रेटरी जनरल साहब का भी, कि कश्मीर की खुद इदारियत के मामले को वो पुश करते रहेंगे। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। और कश्मीर के ऊपर जिस तरह से आपने नक्शा पाकिस्तान का कश्मीर की सही अक्कासी करते हुए कायदे आज़म की विजन के एतबार से, अल्लामा इकबाल की फ़िक्र के एतबार से नए नक्शे का इजरा किया, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा काम था। अब कुछ उन चीज़ों पर आ जाएं जो आपने करनी है। ये तो वो खुशखबरियाँ थी जो मैं आपको देना चाहता था, और मैं परेशान हो चुका हूँ वो देख देख कर हाल कि लोग नीचे करने की कोशिश करते हैं कौम को, और मेरा फ़र्ज़ है इस बात को उजागर करना कि तुम हो, आप हैं ताकतवर, आप में वो ताकत है, आप में वो जुस्तजू है, आप में वो जज्बा ईमानी है कि आप इस कौम को जिस तरह से उठा रहे हैं, आप ये बहुत अजीम कौम बनेगी। मगर अब मैं उन चंद चीज़ों का जिक्र करना चाहता हूँ जो ज़रूरी हैं। अगले साल फिर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक है औरत का मुकाम माशरे के अंदर। मिसाल के तौर पर मैंने कोशिश शुरू की, और अल्लाह ताला फरमाता है औरत की विरासत के हवाले से, और मैं कुरान में से आपको कोट करता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप और अक़रबा जो कुछ छोड़ें, इसमें मर्दों का भी एक हिस्सा है, और तुम्हारे माँ बाप और अक़रबा जो कुछ छोड़ें, इसमें औरतों का भी एक हिस्सा है। ख्वाह तर कम हो या ज़्यादा, एक मुतय्यन हिस्से के तौर पर मौजूद है, और इस हक़ को अदा करना मुसलमानों का फ़र्ज़ है। और मैं ये कहता हूँ अभी ये पाकिस्तान के अंदर कुछ जगहों पर ऐसी कैफियत है कि जहाँ औरत को पूरा हिस्सा नहीं मिलता। दूसरी बात, कायदे आज़म ने भी कहा कि औरत अपना सही मुकाम जब माशरे में पाएगी, ये 52% या 50% आबादी अगर ये मईशत के अंदर इसका फुल कंट्रीब्यूशन इन इक्वल बेनिफिट्स नहीं होगा, तो वो मईशत तरक्की कमज़ोरी के साथ करेगी। मैं तालीमी इदारों में जाता हूँ, इतनी अच्छी इनकी तालीम के एतबार से इतनी कोशिशें, और अगर ये ग्रेजुएट करती हैं तो कभी कभी कुछ प्रोफेशनल कॉलेज में 70 और 80%, मगर एक्चुअल लाइफ के अंदर वो यकीनन उनकी एक ज़िम्मेदारी है कि ख़ानदान की परवरिश करें। वो ज़िम्मेदारी बड़ी ज़रूरी है, मगर IT के ज़रिए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए अब औरत घर में बैठ कर, ये IT और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो पुराने वक्तों की सिलाई मशीन दी जाती थी कि औरत घर में बैठ कर अपना रोज़गार तलाश करे। तो मैं समझता हूँ इस तरह से औरत को स्ट्रेंथन करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि मगरिब कुछ कहता है, इसलिए करना चाहिए कि इस्लाम का अपना तरीक़ेकार के मुताबिक औरत का एक मुकाम है जिस तक हमें पहुंचना चाहिए, और उसको फ्रीडम देनी चाहिए। देखिए रियासत का क्या काम है? रियासत का काम यह है कि जो रईस लोग हों और जो गरीब लोग हों, ऊपर टैक्स करे और नीचे टैक्स दे, और उसकी हालात बेहतर करे। फिर एक यकसां तालीम दे ताकि हर जनरेशन में आदमी मेहनत करके तरक्की कर सके, और उनको ये रियासत का काम ही यही है, ऊपर से नीचे लाकर एक मिक्स करता रहे, ताकि एक गरीब बच्चा भी, उसको भी तालीम के वही चीज़ें मौजूद हों उसके पास, और फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, यकसां उसको नौकरियों का इम्कान हो। मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले अफ़गानिस्तान के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो माहिदा अमन के सिलसिले में अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुआ, और तालिबान और अमेरिका के दरमियान हुआ, और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा अमन का कोशा रहा है। ग्वादर के साथ जब आपने अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को खोला, तो माशाअल्लाह अफ़गानिस्तान अगर में अमन आएगा जो अनकरीब है, तो जो सेकंड बेस्ट बेनिफिशरी अफ़गानिस्तान के लोग खुद, और दूसरा बेनिफिशरी है वो पाकिस्तान है, अगर उसके मगरिबी बॉर्डर पर अमन होगा। अफ़गानिस्तान के बाद साथ साथ फिर मैं पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर की इक़्तिसादी राहदारी की बात करना चाहता हूँ कि उसकी वजह से माशाअल्लाह बड़ी तरक्की हो रही है और होती जाएगी, और इंशाअल्लाह उसके साथ जो सोशल डेवलपमेंट है और पावर्टी एलिविएशन है, उस दौर के अंदर भी हम आ रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान चाइना का इकनॉमिक कॉरिडोर नहीं है, बल्कि सेंट्रल एशिया के साथ भी एक ताल्लुक़ और अमन का और ट्रांजिट का डेवलप होगा। मैं आखिर में अदलिया का मशकूर हूँ कि अदलिया की कोशिश भी
करप्शन के हवाले से और जल्दी हुसूल इंसाफ के हवाले से जारी हैं। बड़ी मुश्किल जंग है ये, जब करप्शन घुन की तरह माशरे को खाने लगता है तो उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद बड़ी मुश्किल होती है। मैं आखिर में नौजवानों से ख़ास तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि अपनी पाकिस्तानियत और इस्लाम के एतबार से अपनी जड़ों को मजबूत करो। तूफ़ानों के अंदर वो लोग खड़े रहते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, पैर उनके ताकतवर होते हैं। तो लिहाजा जिस तरफ पाकिस्तान जा रहा है वो एक तरक्की के दौर है। वो जो सिल्वर लाइनिंग थी कि भाई रोशनी आएगी, वो रोशनी आना शुरू हो गई है। लिहाजा इस 14 अगस्त को मैं डेडिकेट करता हूं कि पाकिस्तान एक मोड़ पर आया है और पाकिस्तान के अंदर हमें अपनी ताकत और हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको 74वां की सालगिरह मुबारक हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।